नमस्कार छात्रों, एसआर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को पढ़ा था, जिन प्रकारों में हमने संयोजन, अपघटन, विस्थापन और दो विस्थापन को पूरा पढ़ लिया था। अब जो पिछली जो वीडियो में हमने जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपने देखा था कि संयोजन और अपघटन ये एक दूसरे की उल्टी और विपरीत अभिक्रियाएं थी। इसी प्रकार हम बात करें विस्थापन और दो विस्थापन की, तो विस्थापन अभिक्रिया में तो तुमने देखा था कि एक अणु का विस्थापन हुआ था, लेकिन दो विस्थापन में दो अणुओं का विस्थापन हुआ था। तो उसकी परिभाषा को हमने किस तरह परिभाषित कहा था? दो विस्थापन को, दो विस्थापन के बारे में कहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक अपने अणुओं का आदान प्रदान करते हैं, अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो हम देखते हैं किस प्रकार के आदान प्रदान को दो विस्थापन, तो दो अणुओं का विस्थापन हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने दो विस्थापन किया, कुछ पढ़ा था इसके बारे में। तो ये तो कल समाप्त हो गया था इस बिंदु। अब अगला बिंदु है रासायनिक समीकरण। अब देखिए, रासायनिक समीकरण से पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी। अब ये रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में थोड़ी सी कुछ समानता है। वो कैसे? देखिए, हमने देखा था कि किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कुछ ऐसा पढ़ा था ना रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। और ये भी देखा था कि अगर हम क्या काम करें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो उपस्थित जो भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद हैं, अभिकारक हैं, तो उनको अगर उनके सूत्र या प्रतीक के रूप में उनको व्यक्त कर दें तो फिर वो रासायनिक समीकरण बन जाता है। और इस तरह से हमने रासायनिक अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से रासायनिक समीकरण कहा था कि नहीं कहा था? याद होगा तुम्हें? एक बार इसके बारे में इसकी परिभाषा सुन लेते हैं। रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं? अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा ये हम डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण की परिभाषा, रासायनिक समीकरण कहते किसको, उसको लिखने का तरीका क्या, उसकी सीमाएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। अब वो इतने बड़े बिंदु तो है नहीं, लेकिन उनको समझना है। संतुलित समीकरण क्या होते हैं, असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, ठीक है? तो सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को यदि हम उनके संकेतों, संकेत का मतलब आप जानते हो, संकेत कह लो, प्रतीक कह लो, सूत्र कह लो, अणुसूत्र कह लो, चारों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। अब इसकी दो परिभाषाएं। पहली परिभाषा सुन लो। पहली परिभाषा क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को यदि उनके हम सूत्रों या प्रतीकों के रूप में उनको व्यक्त करके लिखें तो फिर वो जो है ना रासायनिक समीकरण होगा। दूसरा कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं? दूसरे परिभाषा आप लिख सकते हो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के, अब उनको हम पदार्थ कह रहे हैं, पदार्थों को यदि उनके अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में उनको हम लिखकर व्यक्त करें तो फिर वो सम्मिलित रूप से रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन को वायु की उपस्थिति में, वायु के साथ लिख दो, उपस्थिति लिख दो, ठीक है? अब देखिए, ये बात समझने की है, वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, निकलती है। ये हमारे पास उदाहरण है। क्या लिखा है हमने? किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को यदि उनके अणुसूत्र या प्रतीक या सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो फिर वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब उदाहरण क्या है कि कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। मैं हिंदी में लिख रहा हूं उसको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जैसे कल लिखा था हमने, तीर का निशान कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। कल यहां तक हमने पढ़ा था। यदि मैं क्या काम करूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों कह लो, अभिकारक कह लो, उत्पादों कह लो, कुछ भी कह लो, पदार्थों को लिख दिया, अभिकारक या उत्पादों को उनके संकेत के रूप में लिख दें।
संकेत का मतलब उनके सूत्र के रूप में लिखते हैं। मैं संकेत लिख रहा हूं, कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अब ये जो है ना C प्लस O2 इक्वल टू CO2, ये क्या है? ये फिर रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे रासायनिक समीकरण का क्या है ये? रासायनिक। अब तो अब इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को यदि उनके अणुसूत्र या सूत्र या प्रतीक के रूप में व्यक्त करें तो फिर वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ गए बात को? या दूसरे शब्दों में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को यदि उनके सूत्रों के रूप में हम व्यक्त करें तो फिर वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वायु की परिस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन। अगर मैं इनके सूत्रों के रूप में, इनके संकेत के रूप में इनको लिख दूं, जैसे कार्बन का सूत्र या संकेत सूत्र C, ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो समझ गए? अब ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये बात क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक बात और थी, मैं तुम्हें कह रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते थे, तो कंडीशन वहां पे यही है भाई। इससे यहां से यहां तक को क्या कहेंगे हम लोग? अभिकारक या क्रियाकारक। इसको क्या कहेंगे यहां से यहां तक? उत्पाद या क्रियाफल। अगर इसको आप उत्पाद कहते हो तो इसको फिर आपको क्या कहना पड़ेगा? और इसको अगर आप अभिकारक कहते हो तो इसको फिर आपको उत्पाद कहना पड़ेगा। अगर इसको आप क्रियाकारक कहते हो तो इसको क्रियाफल कहना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आप समझते हो? ये मैं उसमें बता चुका हूं आपको, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसको दो तरह से समझने का और तरीका है, मैं थोड़ा सा आपको। अब रासायनिक समीकरण के बारे में, इसके हम चरणों को पढ़ते हैं। इसके चरण क्या है, यानी रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या है, रासायनिक समीकरणों को समझने का तरीका क्या है, इसके चरण क्या है? आपको लिखना है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या। पहला तरीका सुन लीजिए। पहला क्या तरीका है रासायनिक समीकरण? पहला तरीका आपको याद रखना है, दी हुई, मैं आपको मुंह से बोल रहा हूं क्योंकि इसमें लिखने में बहुत टाइम लगेगा, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको समझिए। दी हुई रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अभिकारक तथा उत्पाद के अणुसूत्र लिखा जाता है, या सूत्र लिखे जाते हैं, प्रतीक लिखे जाते हैं। जैसे वही बात जो मैं लिख रहा हूं, कार्बन जो भी लिखा है वही बस, प्लस ऑक्सीजन, अरे वही है जो लिखा है अभी। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो? तो सबसे पहले यहां से यहां तक क्या है? ये तीर के निशान से पहले अभिकारक है, तो इसका कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहां से यहां तक क्या है? उत्पाद CO2। ठीक है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में आपने पहले पढ़ा है कि उपस्थित जो अभिकारक या उत्पाद हैं उनके अणुसूत्रों को लिखा जाता है। दूसरा, तीर के निशान से पहले वाला भाग अभिकारक कहलाता है और तीर के निशान का बाद वाला भाग उत्पाद कहलाता है। ठीक है। तीसरा, यदि अभिकारकों की संख्या 2 से अधिक है, यदि अभिकारकों की संख्या 1 से अधिक तो फिर वो कितनी भी हो, तब उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तब उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं अगर 2 से अधिक है। जैसे मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अब ये इन दोनों की जब अभिक्रिया करवाऊंगा तो इनके बीच में अभिकारकों के बीच में 1 से अधिक है तो प्लस का चिन्ह लगा जाए। ध्यान रखना है कि रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारकों की संख्या अधिक है तो उनके मध्य में प्लस का चिन्ह लगा जाए। ठीक है, यही कंडीशन उत्पाद के रूप में है। चौथा चरण क्या है? चौथा बिंदु क्या है? देखिए, आपको याद रखना है कि रासायनिक समीकरण में टोटल जो रासायनिक समीकरण है उसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान कह लो, परमाणु संख्या कह लो, परमाणु भार कह लो, वो संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में के दौरान ना तो द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको बे कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक समीकरण में टोटल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यही कारण है कि हमें रासायनिक समीकरण को दोनों तरफ यानी अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों से हमें संतुलित करना पड़ता है। उसमें अणुओं की संख्या बराबर रखनी पड़ती है। समझ रहे हो?
अब उसको अब परमाणु संख्या कह सकते हो, परमाणु संख्या भी आप कह सकते हो। इस बात को मैं यूं भी कह सकता हूँ कि इसी रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों अभिकारक और उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि टोटल जो परमाणु संख्या है, वो टोटल जो परमाणु संख्या है, चाहे अभिकारक पक्ष की हो चाहे उत्पाद पक्ष की हो, वो लगभग बराबर होनी चाहिए। टोटल किसी रासायनिक समीकरण में, अब हमें पता है कि रासायनिक समीकरण के दो भाग होते थे, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में दोनों में जो परमाणु की संख्या है वो टोटल समान होगी, या उसको द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, जिसको हम परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार कहो, द्रव्यमान संख्या कहो, परमाणु संख्या कहो, परमाणु क्रमांक कहो, एक ही मतलब। तो कहने का मतलब यह है कि रासायनिक समीकरण में जो टोटल द्रव्यमान है वो जो दिए अभिकारक और उत्पाद में टोटल द्रव्यमान की संख्या जो है वो संरक्षित रहती है। ऐसा नहीं है कि अभिकारक में तो ज्यादा है, उत्पाद में भी ज्यादा है, या उत्पाद में दोनों में कम। अगर होगी तो दोनों में टोटल समीकरण जो है उसमें, हाँ ऐसा हो सकता है कि अभिकारक में परमाणु की संख्या कम हो तो सकता है उत्पाद में भी, तो उत्पाद में कम है तो अभिकारकों में जा सकती है, लेकिन टोटल रासायनिक समीकरण की जो परमाणु संख्या है वो समान रहती है। इस कारण से टोटल द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है। यही कारण था कि हम रासायनिक समीकरणों को दोनों पक्षों के लिए संतुलित करते हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है कि रासायनिक समीकरणों को, अब देखिए कोई रासायनिक समीकरण अगर हमारे पास दे रखा है तो उस समीकरण वो असंतुलित होता है, और याद रहे कि असंतुलित समीकरण हमेशा कंकाली समीकरण कहलाता है। तो असंतुलित समीकरणों को क्या कहते हैं? समकाली समीकरण। समकाली। अब इन समकाली समीकरण जिनको हम असंतुलित समीकरण कह रहे हैं, उनको संतुलित करने का कैसे करते हैं आपको याद रखना है कि असंतुलित समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि, यानी समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि, जिसको हिंदी में अनुमान विधि कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी इस विधि के द्वारा हम असंतुलित समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो इसका पांचवा बिंदु, चौथा बिंदु ये हो गया कि रासायनिक समीकरण में टोटल द्रव्यमान जो है वो कैसा रहता है? संरक्षित रहता है, यानी अभिकारक तथा उत्पाद में अणु की संख्या लगभग कैसी होती है? बराबर होती है। पांचवा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल, जिसको पुस्तक में आप हिंदी में लिखना चाहते हो क्या लिख सकते हैं? अनुमान विधि कहता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि कहता है। तो ये बात आपको नोट बना के लिखनी है। समीकरणों को संतुलित करने की विधि का क्या नाम है? या तो इंग्लिश में लिखोगे हिट एंड ट्रायल विधि, हिंदी में लिखोगे तो अनुमान विधि। ठीक है। छठी बात मैं तुम्हें बता रहा था, क्या बताया था? असंतुलित समीकरणों को कंकाली समीकरण कहा जाता है। असंतुलित समीकरण वो समीकरण होते हैं जिसमें अभिकारक पक्ष तथा उत्पाद पक्ष में अणुओं की संख्या अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। और संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक पक्ष तथा उत्पाद पक्ष में अणुओं की संख्या बराबर होती है, दोनों तरफ अणुओं की संख्या बराबर होती है। ऐसे समीकरण को तो संतुलित कहा जाता है। और ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में अणुओं की संख्या अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। तो ये 6 चरण आपको याद हो जाएंगे, समझ लो। इनको लिख लेना जैसे जैसे मैंने बोला। अब देखिए, अगर चाहो तो तुम उसको उस तरह भी पढ़ सकते हो। कैसे? मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और देखो। अब इसकी विशेषताएं, सीमा देख लीजिए। देखिए, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, सीमा क्या है? देखिए, आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। भाई, संक्षिप्त रूप का मतलब क्या होता है? छोटा रूप। कैसे? मैं भी एक बहुत बड़ी अभिक्रिया लिख रहा हूं, जैसे लिखना है, मैं उसी की करा रहा हूं। हाइड्रो, समझना ध्यान से इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीर का निशान क्या बनेगा? जगह नहीं वहां पे देखना, सोडियम क्लोराइड बनेगा। प्लस क्या बनेगा? जल। अब ये कितनी लंबी समीकरण होगी, कितनी लंबी अभिक्रिया है? तो इसको अगर मैं छोटा लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? समीकरण के रूप में, इनके संकेत रूप में। HCl का सूत्र क्या हो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एनएच, फिर तीर का निशान, सोडियम क्लोराइड प्लस
जल, जल का मतलब मैंने कितना छोटा लिखा, तो आपको पहले से सीमा या पहली विशेषता क्या है, पहली सीमा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में किसके द्वारा लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। तो पहली तो इसकी विशेषता है, ठीक है। दूसरे देखिए, दूसरा क्या है, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अणुओं की संख्या को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अणुओं की संख्या है, टोटल अणुओं की संख्या कितनी है, उसको किसके द्वारा पहचाना जाता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा पहचाना जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं CaO, सॉरी Ca प्लस CaO, यही तो होता है रासायनिक समीकरण। कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब मुझे ये बता दो, इसमें अणुओं की संख्या में कुछ पता लग रहा है? मैं इसी को अगर हिंदी में लिख दूं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, देखो समझना ध्यान से इसको, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं, यानी रासायनिक अभिक्रिया ग्रुप लिख रहा हूं। कैल्शियम प्लस O का मतलब, O2 का मतलब ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन, तीर का निशान कौन, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन रहा है। अब अणु की संख्या को कुछ पता लग रहा है, तो मैं इसे हिंदी में लिखने पर नहीं लग रहा ना। अणु की संख्या कहां पता लग रही है, इधर पता लग रही है, क्योंकि कैल्शियम का तो यहाँ एक है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, कैल्शियम का एक, ऑक्सीजन का यहाँ पे, उस तरह से। तो अब तुम देखोगे इसको संतुलित कैसे करें, यहाँ कैल्शियम एक है, यहाँ भी एक है, संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो 2 का गुणा ऐसे मत कर देना, यहाँ लगाओगे, ये गलत है, कहाँ लगाना पड़ेगा, आगे। फिर वही गणित में कौन सा सूत्र बन जाएगा, ये, अब 2 का गुणा ए में भी होगा, बी में होगा, 2 का गुणा कैल्शियम में होगा, ऑक्सीजन में हो गया तो ठीक है, ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन कैल्शियम में होगा, अब यहाँ कैल्शियम के 2 हो जाएंगे, कैल्शियम को 2 करने के लिए फिर यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब संतुलित है कि नहीं, कैल्शियम के 2, ऑक्सीजन के 2, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा बिंदु क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अणुओं की संख्या का किसके द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तीसरा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद, इन दोनों में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में किसी तत्व के मिलने यानी विलय होने और अपघटित होने यानी पृथक होने को किसके द्वारा दिखाया जाता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाया जाता है। तो इस तरह से आपको ये कम से कम 3 बिंदु याद है, ठीक है। अब इनको, अब ये तुम्हें रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपको याद रखना है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके संकेतों तथा सूत्रों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग से, आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, तीर के निशान से पहले वाला भाग का अभिकारक होता है और तीर के निशान का बाद वाला का उत्पाद, ठीक है। फिर हमने रासायनिक समीकरण के जो चरण, जो लिखने की जो तरीका का सीमाएं थी क्या थी, आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों के रूप में जब हमने व्यक्त किया, इसको तो रासायनिक समीकरण का है, पढ़ाया हमने जिसको। अब उसके चरण और अगर हम सीमाएं की बात करें तो पहला चरण क्या था, याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद। अब इसमें अभिकारक जो तीर के निशान से पहले वाला भाग है, उत्पाद जो तीर के निशान का बाद का हिस्सा, में अणुओं की संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, रासायनिक समीकरण के द्वारा। दूसरी बात हमने ये पढ़ा है कि अगर अभिकारकों की संख्या 2 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो फिर उनके मध्य में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, पढ़ा है ना इस चीज को, है ना। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरणों को जो संतुलित करने की विधि थी, उसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, जिसको हिंदी में अनुमान विधि कहा जाता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो असंतुलित समीकरण होते हैं उनको कंकाली समीकरण कहा जाता है, पढ़ा है ना। तो ये जो हमने इसके चरण पढ़े हैं, 5-6 बिंदु जो इसके हमने पढ़े हैं, और हमने ये भी पढ़ा था इसमें चौथा बिंदु कि रासायनिक समीकरण में टोटल जो द्रव्यमान है संरक्षित रहता है। ना तो हम द्रव्यमान को रासायनिक समीकरण के दौरान, ना तो रासायनिक परमाणु द्रव्यमान संख्या को या द्रव्यमान संख्या को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार टोटल समीकरण में, टोटल रासायनिक समीकरण में जो द्रव्यमान है संरक्षित रहता है। इसी बात को मैं परमाणु संख्या भी कह सकता हूँ कि किसी रासायनिक समीकरण में टोटल परमाणु संख्या जो संरक्षित रहती है, ना तो परमाणु संख्या को उसमें उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते इस तरह से। तो इस तरह से हमने जो पढ़े हैं बिंदु,
उन बिंदुओं के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हमने इसकी कुछ सीमाएं पढ़ी थी जो मैंने अभी पढ़ाई इससे पहले। अब देखिए सीमाओं के बाद देखिए ये एक बात मैं आपको और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, इनका कोई मतलब नहीं है, पेपरों में नहीं पूछता कि चरण बताओ, सीमाएं बताओ, कैसे लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछता। ये केवल बच्चों को समझने का तरीका है जो कि हमें 8वीं स्टैंडर्ड में समझ में आ गया था, 9वीं स्टैंडर्ड में हमको समझ में आ गया। इनको इस तरह से याद रखने की, समझने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल इतना याद रखना है जो मैंने ये समझा है कि समीकरण को लिखते कैसे हैं, संतुलित कैसे करते हैं, और इसको इसमें अभिकारक पक्ष कौन सा है, उत्पाद पक्ष कौन सा है, एक से अधिक अभिकारक आने पर क्या करते हैं। बस ये केवल समझने की बात है। आपको तो केवल इसकी परिभाषा याद रखनी है कि रासायनिक समीकरण कहते किस हैं। ये जो इसकी चरण हमने पढ़ी, विशेषता सीमा पढ़ी, कुछ भी केवल समझना है, पेपर उनको कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ रहा हूँ। देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार वैसे मैंने बता दिए तुम्हें, लेकिन एक बार और इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषाओं के रूप में। वो कैसे? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हैं, संतुलित समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। अब ये असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, ये जो है कैसे होते हैं, क्या होते हैं? देखिए पहले हम असंतुलित समीकरण को पढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ शब्द को और इसको यहाँ से बता रहा हूँ, क्योंकि असंतुलित शब्द जो है, तो इस रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। ये असंतुलित समीकरण क्या है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहता हूँ। याद रखना है कि वह समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाता है। कौन सा? जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में अणुओं की संख्या अलग अलग होती है। क्या कहलाता है? असंतुलित समीकरण। एक बार दोबारा सुन लो, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में अणुओं की संख्या अलग अलग होती है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। और याद रखना कि सभी असंतुलित समीकरण समकाली समीकरण कहलाता है। क्लियर? देखते हैं क्या, कोई भी समीकरण ले लो, जैसे N2 + H2 = NH3। ये समीकरण क्या संतुलित है? क्या चेक कर लो इसको। नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, बहुत से एक एक मानते हैं, मैं इसको 2 से मानता हूं जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। वैसे एक ही अणु है नाइट्रोजन है, लेकिन मैं इनको 2 लिखता हूं जिससे इससे गड़बड़ नहीं होती कभी भी। यहाँ नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3। अब तुम देख रहे हो ये वाला पक्ष कौन सा कहलाता है? तीर के निशान से पहले वाला भाग अभिकारक है ना। ये कौन सा है तीर के निशान का बाद वाला हिस्सा? तीर के निशान से पहले वाला तो ये दोनों है, यहाँ से यहाँ तक, और ये तीर के निशान का ये क्या कहलाता है? उत्पाद। और हमारे पास समकाली समीकरण या संतुलित समीकरणों की क्या परिभाषा थी? वह समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष अभिकारक पक्ष तथा उत्पाद उत्पाद में अणु की संख्या अलग अलग है कि नहीं? नाइट्रोजन के यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन के 2, यहाँ 3। तो ऐसा समीकरण अलग अलग है ना, अणु की संख्या, क्या कहलाएगा? असंतुलित या समकाली समीकरण। ठीक है, और याद रखना है कि सभी असंतुलित समीकरण समकालीन समीकरण कहलाता है, कॉन्डेंस। ठीक है, अब बस इतना ही है। बेसिकली मैं थोड़ा सा बता रहा था तुम्हें, उनकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है। अब दूसरा है संतुलित समीकरण। ये संतुलित समीकरण क्या होते हैं इनके बारे में सुन लो। याद रखना है वह समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष तथा उत्पाद पक्ष में अणुओं की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, और हमने ये बात तुम्हें बता दी पहले से कि समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इंग्लिश का वर्ड है हिट एंड ट्रायल, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? अनुमान विधि। तो याद रखना है कि समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि यानी अनुमान विधि कहते हैं। अब कैसे संतुलित समीकरण करके देखते हैं संतुलित समीकरण कैसे होते हैं, उसका उदाहरण ले लेते हैं हम। संतुलित समीकरण क्या है? जैसे मैग्नीशियम, जो समीकरण आपको याद हो उसको ले लो, जरूरी नहीं है कि आप Mg को, लेकिन ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे बताओ?
यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा ना। अब ये समझो, अब इसमें अणुओं की संख्या बराबर, मैग्नीशियम का 2 का बड़ा मैग्नीशियम में होगा तो मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के यहाँ 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि वह अब अभिकारक पक्ष तीर के निशान से पहले वाला भाग अभिकारक है ना, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के 2 संख्या है। इसमें भी ये उत्पाद पक्ष के तीर के निशान से बाद वाला हिस्सा, इसमें भी मैग्नीशियम और इसके 2 तो बराबर है ना अणु संख्या, मैग्नीशियम की 2, मैग्नीशियम की 2, ऑक्सीजन की 2। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में अणुओं की संख्या इक्वल होती है, बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाते हैं। याद रखना है कि समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि। तो ये बिंदु क्लियर हो चुका है। अब इसमें इतना बड़ा बिंदु था भी नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा था CNS को रासायनिक समीकरण के बाद पढ़ा। और मुझे एक बात चीज समझ में नहीं आ रही, तुम लोग क्या कहूँ मैं तुमसे, 5 या 4 सुबह ऑनलाइन आते हैं, बाकी पता नहीं कौन क्या आता है, कौन क्या करते हैं, और इतनी नॉनसेंस और बकवास बातें करते हो तुम लोग यार। तुम्हारा मुझे देह बिल्कुल पसंद नहीं आया, पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम लोग। जो पढ़ता है साइलेंट होकर पढ़ो, कहीं दिक्कत नहीं आती तो पूछ लो ना उसको। तुम तो हर चीज को मजाक ले रहे हो, मजाक नहीं है पढ़ाई। जो मजाक करते हैं ना वो फिर मजाक बन के रह जाता है। ऊंचे शिखर पर जाने वाले कभी इन चीज़ों को पास भी नहीं बैठने देते, इधर उधर की फालतू की चीज़ें। सर डोंट माइंड, मैं मुझे नहीं कहना चीज़ के बारे में, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब सुबह आप पढ़ो ऑनलाइन आओ तो नहीं नमस्ते हो गए, ठीक है याद पढ़ो, कहीं दिक्कत आती तो पूछ। और जो तुम दर की तो ठोकरें खा रहे हो ना, वो दर की ठोकरें समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? मत खाओ, जरूरत नहीं है खाने। तो एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया, 70। अगला बिंदु मेरे हिसाब से ठीक है, अगला बिंदु पढ़ते हैं। ये बिंदु खत्म हो गया, टाइम पूरा हो गया, कल पढ़ते हैं अगला बिंदु। ठीक है, और समझने की कोशिश करो, अच्छे से रहो, पढ़ो, मौज करो। ठीक है, लेकिन नोटिस करके। ठीक है।